विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती के संग्रहालय से हम लेकर आते हैं कुछ अनमोल रिकॉर्डिंग्स विविधा कार्यक्रम के लिए। इस हफ्ते 14 जनवरी को जन्मदिन था जाने माने शायर और गीतकार कैफी आजमी का। कैफी आजमी के जन्म को 100 बरस हो गए, यानी उनकी जन्म शती चल रही है। कैफी ने लिखा था, प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा। तेरे मिलने की खुशी दर्द बन जाती है, तेरे मिलने की खुशी दर्द बन जाती है। हमको हंसना है तो औरों को हंसाना होगा। 11 बरस की उम्र में कैफी आजमी ने एक गजल कही जो आगे चलकर बड़ी मशहूर हुई और इसे बेगम अख्तर ने भी अपनी आवाज दी। इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। और इस गजल का ये शेर कि जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के गर्म अश्क, जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के गर्म अश्क, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। कैफी आजमी एक बेमिसाल शायर तो थे ही। सन 1951 में फिल्म बुज़दिल के जरिए उनकी फिल्म यात्रा शुरू हुई थी। इस फिल्म के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। आगे चलकर कैफी आजमी ने कई मशहूर बेमिसाल नामचीन गाने लिखे हैं। सन 1970 फिल्म हीर रांझा, सन 1973 फिल्म हंसते जख्म, सन 1982 फिल्म अर्थ। इससे भी पहले 1964 में हकीकत और कोहरा जैसी फिल्मों के उनके गाने बहुत चले हैं और हमारे मन की वादियों में गूंजते हैं। ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर मुझे कैफी आजमी को अपनी पुस्तक आवारा सजदे के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। उन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। 10 मई 2002 को कैफी आजमी ने आखिरी सांस ली थी। कैफी की शरीके हयात शौकत कैफी का हाल ही में निधन हुआ है। उन्होंने कैफी आजमी पर याद की रहगुजर नाम की एक किताब लिखी थी। कैफी आजमी की रिकॉर्डिंग विविध भारती के संग्रहालय से हम लेकर आए हैं आपके लिए। मुझसे अक्सर ये पूछा गया कि जब रोटी कमाने के और भी जरिए हैं तो आपने ये पेशा क्यों अख्तियार किया, कोई और काम कर लेते। मैं इस सवाल का हमेशा एक ही जवाब देता हूँ कि आजकल हमारे मुल्क में सिर्फ फिल्म की सनत ही ऐसी सनत है जहाँ किसी से ये नहीं पूछा जाता उर्दू के शायर हो या हिंदी के कवि। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
फिल्मी दुनिया के बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए, उसमें वो नुकसान जिसकी तलाफी मुझे अब जल्दी होते दिखाई नहीं देती, उसमें मरहूम जयदेव का देहांत भी है। वो इंतहाई गुनी, फोक और हमारे शास्त्रीय संगीत दोनों में उनका खासा दखल था और दोनों का खासा उन्होंने रियाज किया था। और जो कुछ फिल्में थोड़ी सी उन्होंने की, उनमें उनका अलग एक स्टाइल म्यूजिक का नजर आता है और सब उसको सराहते हैं और सब पसंद करते हैं। मैं भी उनका फैन हूँ एक तरह से। इस गजल की भी उन्होंने बहुत प्यारी धुन बनाई है, उसके तो आप भी गवाही देंगे। हालांकि ये गजल मखदूम मोहिउद्दीन की, मशहूर तरक्की पसंद शायर मखदूम मोहिउद्दीन की है, जो फिल्म के लिए नहीं लिखी गई थी, लेकिन फिल्म में मुजफ्फर अली ने इस्तेमाल की और जयदेव मरहूम ने उसकी धुन बनाई है। वरना आमतौर से म्यूजिक डायरेक्टर धुनों पर गाने लिखवाते हैं। जयदेव हमेशा शायर से कहा करते थे कि तुम मुझे बोल दे दीजिए, धुन मैं बनाता हूँ, इसलिए कि उनको जबान पर भी कुदरत थी और मौसीकी पर भी। फिल्मी गानों की मकबूलियत के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो जिस फिल्म का गाना हो वो फिल्म मकबूल हो। अगर फिल्म नाकाम रहती है तो उसकी हर चीज नाकाम हो जाती है। मेरी 2-3 बड़ी बड़ी फिल्में नाकाम हो गईं, हालांकि गाने उनके भी मकबूल हुए। फिर भी फिल्मी दुनिया में ये मशहूर हो गया कि कैफी लिखते तो अच्छा हैं, लेकिन सितारे उनके खराब हैं। इसलिए अक्सर फिल्मसाज मेरा नाम सुन के कानों पर हाथ रख लेते थे। उसके बाद मैं कुछ दिनों बिल्कुल बेकार और बहुत ज्यादा परेशान रहा। इन्हीं हालात में गरीब खाने पर एक फिएट आके रुकी। छोटी सी गाड़ी से कोई 10-11 आदमी उतरे। उनको देखते ही कोई भी समझ लेता कि ये लोग फिल्म वाले हैं। मैंने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। उनमें एक डायरेक्टर साहब भी थे जो बहुत बातूनी, बहुत बेतकल्लुफ आदमी थे। उन्होंने बैठते बैठते मुझसे पूछ लिया कि आजकल आपके पास ज्यादा फिल्में तो नहीं है। मैंने कहा ज्यादा क्या, एक भी फिल्म इस वक्त मेरे हाथ में नहीं है। मेरे जवाब से वो खुश हो गए। मैंने पूछ ही लिया, हुजूर इसमें खुश होने की क्या बात है, आपको तो मुझसे हमदर्दी होना चाहिए। उन्होंने फरमाया, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और हम सब चाहते हैं कि आप उसके मुकालमे भी लिखिए और गाने भी। मेरे पास जब कोई फिल्म साज या हिदायतकार फिल्म का ऑफर लेके आता है तो खुशी भी होती है और घबराहट भी। घबराहट इसलिए कि अभी ये पूछेंगे कि आप मुआवजा क्या लेंगे। ये सवाल सुन के हमेशा मुझे पसीना आ जाता है। जो सवाल करता है वो भी थोड़ा सा घबराता है। लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उन 10-11 आदमियों के चेहरे देखता रहा कि आप कोई मुआवजे की बात छेड़ेगा, लेकिन किसी ने ऐसा कोई सवाल नहीं किया। मैं सोचने लगा कि गानों और मुकालमों का वो कम से कम जो मुआवजा देंगे वो भी इतना तो जरूर होगा कि बेकारी के दिनों में जितना कर्ज मुझ पर हो गया है वो अदा हो जाए। ये सोच के मैंने नौकर को आवाज दी कि चाय ले आओ। जब मैंने लिखने की जिम्मेदारी कबूल कर ली और वो हजरात जाने लगे, डायरेक्टर साहब ने निहायत बेतकल्लुफी से अपना एक तरफा फैसला सुना दिया कि इस फिल्म में आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। अगर फिल्म चली तो देखा जाएगा। मैं आमतौर से बोलता भी कम हूँ और हंसता भी कम हूँ, लेकिन उस वक्त इतनी मेहनत करके मुस्कुराया कि मेरे चेहरे पर धुआं उड़ने लगा। खैर, मैंने गाना लिखा और म्यूजिक डायरेक्टर ने उसकी बहुत अच्छी धुन भी बनाई। अब सवाल ये पैदा हुआ कि गाना गाए कौन। म्यूजिक डायरेक्टर की ख्वाहिश ये थी कि अगर ये गाना गीता दत्त की आवाज में रिकॉर्ड हो जाए तो जरूर मकबूल होगा, लेकिन गीता दत्त को मुआवजा कौन देगा। मैंने कागज के फूल के गाने लिखे थे और गीता दत्त ने मेरे गाने गाए थे। इस जमाने में उनसे कुछ जान पहचान हो गई थी। डायरेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि गीता जी से अगर आप कहें तो वो हरगिज इनकार न करेंगी। मैंने कहा मुझे भी ऐसा लगता है कि वो इनकार नहीं करेंगी। इतने दिनों में डायरेक्टर साहब के साथ उठने बैठने से मुझ में भी ये हौसला पैदा हो गया कि मैं एक दिन डायरेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम को लेकर गीता जी के घर पहुंच गया। उनको गाने के बोल और धुन दोनों इतने अच्छे लगे कि वो भी किसी मुआवजे के बगैर गाने पर तैयार हो गईं और उन्होंने उसी खुलूस और प्यार से वो गाना गाया जिससे गीता दत्त पहचानी जाती। आज की
जनवरी को एक और जन्मदिन होता है। ये भी एक साहित्यकार हैं। साहित्यकार होने के साथ साथ वो एक्टिविस्ट रहीं। उन्होंने समाज के मजलूम, सताए हुए तबके के लिए बहुत सारा काम किया है। हम बात कर रहे हैं महाश्वेता देवी की। महाश्वेता देवी का जन्म 14 जनवरी 1926 को ढाका में हुआ था। उन्होंने विश्व भारती से BA किया और कोलकाता विश्वविद्यालय से MA किया था। उन्होंने अपने जीवन में करीब 100 उपन्यास और 20 कहानी संग्रह लिखे। उनका पहला उपन्यास 1956 में आया था, जिसका नाम था झांसी रानी। इसके अलावा अरण्येर अधिकार भी उनका एक उपन्यास है। अग्निगर्भा और सत्यदयानी जैसे उनके कहानी संग्रह आए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच काम किया और लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वैसे संघर्ष से याद आया, सन 1968 में दिलीप कुमार के अभिनय वाली जो फिल्म संघर्ष आई थी, वो असल में महाश्वेता देवी की कहानी पर ही आधारित थी। इसी तरह से सन 1993 में आई कल्पना लाजमी की फिल्म रूदाली, ये भी महाश्वेता देवी की ही रचना पर आधारित थी। दिल हुम हुम करे। सन 1988 में उनके उपन्यास 1084 की मां पर गोविंद निहलानी ने एक फिल्म बनाई थी। बहुत बरस पहले महाश्वेता देवी विविध भारती के स्टूडियो में आई थीं। ये रिकॉर्डिंग आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। मैं आदिवासी क्षेत्र में जो काम करती हूँ गया 15 साल से, उसके पहले भी बहुत किया, लेकिन गया 15 साल से एक ही जगह में एक ही ट्राइब पर कंसंट्रेट किया, क्योंकि वो लोग डिनोटिफाइड ट्राइब है। सब कोई क्रिमिनल बोला जाता था और बहुत निर्दय अत्याचार, बहुत पुलिस से और उसके जिला का आम जनता से भी बहुत वो सफ़र किया। लेकिन उधर जो काम करती हूँ सबसे पहले है उनको मिनिमम ह्यूमन राइट, जैसा विद्युत मिलना चाहिए, सिंचाई के पानी मिलना चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए, लिटरेसी सेंटर भी मिलना चाहिए उन लोग को। ये इसका पर उनका दाबी है। लेखन प्राथमिकता है, लेकिन लेखन के लिए गया 2 साल मैं इतना टाइम नहीं दे पाया। अरे 97 का बात आप जानते हैं, पहले ज्ञानपीठ, उसके बाद मैग्सेसे, ये 2 मिला के इतना इंटरव्यू और मीडिया का इतना हुआ, इतना आदमी आने लगा। मैं तो बोलते थे मेरा घर अभी सियालदा स्टेशन का प्लेटफॉर्म हो गया जिधर पार्टीशन के बाद पश्चिम ईस्ट बंगाल से रेफ्यूजी लोग आते थे, ऐसा ही हो गया। तो इतना जीवन इतना क्राउडेड होने से लिखना बहुत। मैं ढाका से इधर आके
रहना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा ग्रैंडफादर और फादर दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे। जब पार्टीशन हुआ था, देश में गांव में घर थे, सब कुछ थे, लेकिन हम लोग जाते थे पूजा का टाइम में, क्या कोई समर वेकेशन में ऐसा। तो जब पार्टीशन हुआ हम लोग इधर ही थे, इधर ही सेटल किया। तो मेरे लेखन के पीछे कुछ ऐसा प्रेरणा का कुछ नहीं है। प्रेरणा आप बोल सकते हैं, वो मेरा पहला किताब वो था हिस्टोरिकली रिसर्च्ड बायोग्राफी ऑफ झांसी की रानी। तो वो तब 1951-52 में बम्बई में आए थे मेरा हस्बैंड के साथ। लड़का भी बहुत छोटा था। मेरा बड़ा मामा था सचिन चौधरी, वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का फाउंडर एडिटर है। उनका घर में थे, बहुत सारी किताब थे उनके पास। तो वो किताब पढ़ते पढ़ते तो सावरकर जी का 1857 पढ़ा। आज झांसी की रानी का कैरेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लगा। उसके बाद बहुत कलकत्ता में जाकर बहुत एकेडमिक पढ़ाई पढ़ा, लेकिन उससे भी संतोष नहीं मिला। उसके बाद मैं झांसी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उम्र थे ज़्यादा से ज़्यादा 27 के 28। लड़का छोटा था, 6 साल का था। उनका पिता के पास समर्पित करके मैं चला गया झांसी, ग्वालियर, कालपी, हमीरपुर, जिधर जिधर वो लड़ाई किया था, कैसे किया था, ये सब। एक रात वो गांव वाले आदमी का साथ मैं भी आग जला के, बहुत जाड़ था, उधर बैठ के हम लोग बात करते थे। लेकिन वो सब लोग गाना शुरू कर दिया। पत्थर मिट्टी से फौज बनाई, काठ से कटवार, पहाड़ उठा के घोड़ा बनाई, चली ग्वालियर। झांसी की रानी के बारे में जब ये सुना तब मेरे ये महसूस हुआ, क्या जब इतना साल बाद, 100 से ज़्यादा साल बाद, ये लोग उनको ऐसा श्रद्धा करता है, इतना पूजा करता है, गान में उनका कीर्ति ऐसे बांध के रख दिया है, तब ये बहुत बड़ा है। और उस टाइम में मेरा लोकगीति, लोक गाथा जो था वो कलेक्शन करने का बहुत, उसका इम्पोर्टेंस मैं समझ लिया, बहुत कलेक्ट भी किया। उसके बाद कलकत्ता में लौटा और किताब लिखा। वो वीकली देश में प्रकाशित हुआ। और अभी देखिए, मेरा पहले किताब पब्लिश हुआ था 1956 में। उस टाइम में कोई ये सब बात नहीं बोलता। सबाल्टर्न लिटरेचर, जनता के दृष्टि से देखो, ऐसा इतना कोई बात नहीं था। लेकिन नाउ इट इज़ एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। जो ये लोक गाथा, ये लोकगीति, ये जितना भी है, जिधर भी है, रायसो है, छड़ा है, गीति है, गान है, जो भी है, वो हिस्ट्री का मटेरियल है। 63 से मैं बहुत दफ़े पलामू में जाना शुरू कर दिया, और बंधुआ मजदूर सिस्टम जो होता है वो उधर अपन नाक से देखा। हिंदी अनुवाद में मेरा दौलती पढ़ी है, वो तो बंधुआ मजदूर के बारे में है। तब उसके लिए बहुत फाइट भी किया, काम भी थोड़ा बहुत किया। उसके बाद जो हुआ, उससे भी ज़्यादा जानने का दिल में एक बहुत जिद आ गया कि इससे भी ज़्यादा जानने का है। तब देखा बिरसा का नाम में वो रांची अंचल में कितना श्रद्धा है। तब सबसे पहले पढ़ा कुमार सुरेश सिंह का किताब डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट। पीछे वही किताब ज़्यादा से ज़्यादा नया संस्करण में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से वो बिरसा मुंडा एंड हिज रेबेलियन, यही नाम में प्रकाशित हुआ। वो एक बेसिस था। लेकिन मैं वही
वही अंचल में गया, घूमा, देखा, सुना, सब कुछ ऐसा था कि खूब बहुत प्यास लगा था। मैं वो जितना जंगल है, पहाड़ है, जितना आदिवासी लोग है जो है, मैं पान कर लेता था। बहुत प्यासा बुझ जाता था, क्योंकि बिरसा का जो रेबेलियन उसको हम बहुत बड़ा समझा। हम लोग का जो मेन स्ट्रीम जो स्वाधीनता संग्राम का जो इतिहास लिखा है, उधर आदिवासी का कोई भूमिका कभी उल्लेख नहीं हुआ। उनका ऐसा समझ पड़ा कि ये पहले दफे हम लोग मैं भारतवासी हूँ, लेकिन भारत के इतिहास में मेरा कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन ये है पहला दफे मेरा नाम, हम लोग का नाम भारत के इतिहास में चला आया। यही बहुत बड़ा अनुभव था उनका लिए, मेरा लिए। तो इसके बाद मैं सांवताल विद्रोह के बारे में भी लिखा है। झारखंड में साल और सगवाना ये विद्रोह जब हुआ था उसके बारे में भी लिखा है, और बंगाल में जो तीतुमीर का विद्रोह उसके बारे में भी लिखा है। विद्रोह लेकर उपन्यास मैं बहुत लिखा, सब कुछ हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ। अरण्य रुधिकर सबसे ज़्यादा नाम किया। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि लेखन से समाज बदल सकता है? ये तो मेरा हाथ में नहीं है, समाज कैसे बदलेगा ये मेरा हाथ में नहीं है। लेकिन ये मेरा विश्वास है, क्या हम सब लोग बात कम करके कुछ काम नहीं करूं तो समाज कैसे सुधरेगा, कैसे होगा? गवर्नमेंट स्कूल कर दिया, इसलिए सब कोई साक्षर हो जाएगा। गवर्नमेंट किधर हेल्थ सेंटर कर दिया, इसलिए सब लोग का सहारा मिलेगा। आपका महाराष्ट्र स्टेट में बाबा आमटे देखिए, वो लेप्रोसी पेशेंट के लिए कितना काम किया। लेखक भी एक समाजवासी जीव है, उनका एक प्रतिबद्धता है, एंड उसको मानना बहुत जरूरी है। ये है मेरा ऐसा मैं समझती हूँ। लेखक का काम ये नहीं है जो उनका लिखा से ऐसा लेखक बहुत कम होती है जिनका लेखा से क्रांति शुरू हो जाता है। क्रांति का बात मैं नहीं कहती हूँ, मैं बोलती हूँ कोई लेखक को और कुछ नहीं सकूं, लेकिन जो है जैसा है, कितना बुरा हाल है, इसको उद्घाटन करके डॉक्यूमेंटेशन करना ये तो बहुत जरूरी है। मैं यही काम ज्यादा से ज्यादा करती हूँ। जाने माने लेखक और निर्देशक कमाल अमरोही का जन्मदिन भी 17 जनवरी को पड़ता है। 17 जनवरी 1918 को वो अमरोहा में पैदा हुए थे। जिन दिनों में वो लाहौर में पढ़ रहे थे, जाने माने गायक अभिनेता कुंदनलाल सहगल ने उन्हें देखा और वे उन्हें मुंबई ले आए। मुंबई में कमाल अमरोही सोहराब मोदी के प्रोडक्शन के साथ जुड़ गए और जेल, पुकार और भरोसा जैसी फिल्मों से जुड़े रहे। इसके बाद वे स्वतंत्र निर्देशक बन गए और सन 1949 में उन्होंने बनाई फिल्म महल, जिसमें लता मंगेशकर ने ये गाना गाया था। आएगा, 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 आएगा आने वाला, आएगा, आएगा, आएगा। दीपक बगैर कैसे परवान जल
कमाल अमरोही ने अपने जीवन में कुल 4 फिल्मों का निर्देशन किया है, लेकिन उसके बावजूद वे बेमिसाल निर्देशक माने जाते हैं। ये थी उनके काम की शिद्दत। सन 1953 में उन्होंने दायरा बनाई। सन 1958 में शुरू हुई उनकी फिल्म पाकीज़ा 1972 में जाकर रिलीज हो पाई थी। सन 1983 में आई रजिया सुल्तान। कमाल अमरोही मुगल आजम के संवाद लेखकों में से एक रहे थे। 11 फरवरी 1993 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। विविध भारती के स्टूडियो से कमाल अमरोही ने अपने सुनने वालों से कुछ कहा था। यही रिकॉर्डिंग आपके लिए। फिल्मी दुनिया में आने के बाद मेरी पहली फिल्म जो मैंने लिखी थी वो पुकार थी, जिसे बने हुए 38 साल हो चुके हैं। तो मैं जब पहली मर्तबा एक फिल्म स्टूडियो में दाखिल हुआ, सोहराब मोदी उसके मालिक थे, तो मैंने उनसे जब कहा कि मैं साहब एक राइटर हूँ, एक स्टोरी राइटर, तो वो मुझे देख के बड़े हैरान हुए, इसलिए कि मेरी उम्र उस वक्त 19-20 बरस के लगभग थी। तो वो समझे कि शायद मैं कहानियाँ चुरा चुरा कर कहीं से लिखता हूँगा, क्योंकि न तो मेरी अच्छी तरह मूछें निकली थी, न दाढ़ी थी, और अपनी उम्र बढ़ाने के लिए मुझे चश्मा लगाना पड़ता था, जो आप तो खैर मैं ज़रूरतन लगा लेता हूँ। पुकार फिल्म जो मैंने लिखी थी उसमें जहांगीर बने थे चंद्रमोहन, आपने भी नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर नाम है और लोग अब तक भी उनको याद करते हैं। तो वो मेरा ऐसा ख्याल है और बहुत लोगों का ख्याल भी था कि वो किसी ज़माने में पिछले जन्म में बादशाह ज़रूर रहे होंगे, क्योंकि उनके मिजाज की नज़ाकत भी कुछ ऐसी ही थी। तो एक वाक़या, जिस ज़माने में ज़रा वो बहुत कुछ मजबूर हो रहे थे और फिल्में उनके पास नहीं थी, एक शख्स उनके पास आया और मैं वहाँ बैठा हुआ था। उसने एक बहुत बड़ा ऑफर उनको दिया और कहा कि मेरी फिल्म में काम कीजिए। तो उनका अच्छी बात है, करूँगा। तो ऐसे ही उनका नाम पूछा, तो वो नाम ऐसा कुछ बेढप था कि एकदम वो कुछ उनके माथे पर बल पड़ गए और उनका साहब मैं आपकी फिल्म में काम नहीं करता। हुआ क्यों साहब? कहने इसलिए कि मुझे आपका नाम नहीं पसंद। उनका साहब मैं नाम बदल लेता हूँ। कहले नहीं साहब, नाम मुझे अब तो आपके मेरे कानों में पड़ गया है। अब मैं जब भी आपकी फिल्म में काम करूँगा, मुझे आप नज़र आए तो मैं एक्टिंग नहीं कर सकता साहब, तो जाइए आप, मैं आपको। अब वो बेचारा बड़ी खुशामद करता रहा। खैर, उन्हीं दिनों के बाद फिर मुग़ल आज़म जब शुरू हुआ, आसिफ साहब ने उसको बनाना शुरू किया, तो उस वक्त भी चंद्रमोहन को जहांगीर के रोल के लिए ही पसंद किया गया था। वो था ही वो कुछ शाही शक्ल सूरत का आदमी, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त वो फिल्म आधी ही रह गई और चंद्रमोहन का इंतकाल हो गया। बाद में खैर पृथ्वीराज साहब ने वो रोल किया। मैं एक बड़े कट्टर मजहबी घराने का लड़का था, तो जहाँ शादी से पहले लड़कों के बाल बढ़ने ही नहीं दिए जाते थे और उन पर उस तरह हर जुमे को फिरवा दिया जाता था। तो हमारे घर में एक नीम का दरख्त था, कौवे उसमें अपने बच्चे पैदा किया करते थे और बहुत शोर मचता था कि मैंने एक दिन उनकी काएं काएं से चिढ़कर उनमें से एक फैमिली का घोंसला गिरा दिया। मेरा उन दिनों सर मुड़ा हुआ था। कौवे ने मुझे पहचान लिया, जिसका वो औरों को बुला लाया। तो 2-3 दिन तक वो मेरे पीछे पड़े रहे और एक मरतबा वो एक बैठी गया मेरे सर के ऊपर, उसने 2-3 चोचे मारकर काफ़ी खून मेरा बहाया और मैं छिप गया। तो उस ज़माने में जिस हमारे मोहल्ले में जिस लड़के का सर भी मुड़ा हुआ था, वो मेरे धोखे में उसका नोचा गया काफ़ी और मेरा बाइकाट किया गया। लड़कों को जब मालूम हुआ कि ये हरकत मैंने की है और मेरी वजह से कौवे उनके सरों पर बैठ बैठ के नोच रहे हैं, तो उन्होंने मेरा बाइकाट किया कुछ दिनों। और उसके बाद खैर ये एक हादसा मेरी ज़िंदगी में बड़ा अजीब पेश आया। फिल्म की आउटडोर शूटिंग में कुछ भयानक हादसे पेश आते हैं और कुछ दिलचस्प, मगर हमारे साथ जो एक वाक़या हुआ वो दिलचस्प पहले था, भयानक बाद में था। वो दक्कन में एक ऐसे मकाम पर जहाँ नदी समंदर से मिलने के लिए जा रही थी और वहाँ छोटे छोटे उसके आइलैंड टापू बने हुए थे।
मीना ने एक पुल पर से गुजरते हुए उस नदी को देखा और मचल गई कि भाई चंदन, वो मुझे चंदन कहती थी, यहाँ शूटिंग हम जरूर करेंगे और वो गाना जो है ना तुम्हारा, यहाँ जरूर वो यहाँ पिक्चराइज करो। तो गाना तो मैं आपको खैर बाद में सुनाऊंगा वो कौन सा गाना था, लेकिन खैर हम ठहर गए। हाँ हाँ, ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत खूबसूरत है। और हमने डेरे डाल दिए कि बाद में वो वहाँ खड़े खड़े उनको ख्याल आया कि इस टापू पे अगर हम डेरे डालकर और खेमे लगाकर अगर रात बसर करें तो और कव्वालियाँ ज़रा हों तो कैसा रहेगा। तो हाँ जी, ये बहुत अच्छा रहेगा, यही अपने खेमे में हमारे पास थे, सब सामान तो था ही, खेमे में डाल दिए। और कव्वालियाँ वगैरह और जो कुछ भी हमारे साथ जो अपने गाने बजाने वाले कुछ हमारे यूनिट के लोग थे, वो जब ख़त्म हुआ कि 11 बजे खाना खाने के बाद हम अपने अपने खेमों में चले गए। रात को कोई 1-2 घंटे के बाद शोर उठना शुरू हुआ और जब हम जागे तो अब जो पाँव रखा तो वो पानी में, भाई ये क्या मामला है। बाहर निकले तो वो जजीरा ही गायब हो गया, वो टापू, और सारे खेमे इधर उधर भाग रहे हैं और कुछ लोग चीख रहे, अंधेरा। खैर किसी न किसी तरीके से रोशनी का इंतजाम किया गया। मालूम ये हुआ कि वो समंदर जो जिससे मिलने नदी जाया करती थी वो खुद उसी से मिलने रात को अपने आ गया है, उसका दस्तूर होगा। और वो उसने देखा कि हम वहाँ दखल दिए हुए हैं उसके रोमांटिक प्लेस के ऊपर, तो वो हम पर बिफर गया और वो जजीरे पर चढ़ाया था। खैर वो कैमरे मेरे जिस तरह बचाए गए वो तो बचाए गए। एक हमारे मेकअप मैन को ले चला वो सैर कराने अपनी, और वो चीख रहे हैं और नजर आ रही है। किसी तरह वो मछली वाले का खैर वो गाँव था, खैरियत हो गई। वो लोग आ गए और उन्होंने बहुत कुछ बचाया और फिर रस्से उससे डालकर वो हमारे मेकअप मैन को लेकर बचा के लेके आए और हमने कान पकड़े और बीना को समझाया कि अगर आइंदा भी तुमने ऐसी ही कोई जिद की तो फिर बहुत आदमियों का इंतकाल हो जाने वाला है, यहाँ से बाहर निकलो, हम पूरे किनारे पर ठहरेंगे। लेकिन वाकई वो लोकेशन इतनी अच्छी थी जो उन्होंने बताई और जिसके साथ ही हमारे भयानक वो दिलचस्प होते हुए भयानक हो गई थी। शायद बहुत कम आदमियों को मालूम है कि मैं कभी शायर भी था और अभी भी कभी कभी रग पड़क उठती है और मैं कोई गाना लिख लेता हूँ। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम
के इस अंक में हम उन हस्तियों को याद कर रहे हैं जिनकी याद के दिन इस हफ्ते में पड़ते हैं। वैसे आपको बता दें कि हर साल 15 जनवरी का दिन भारत में सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी वजह यह है कि 15 जनवरी सन 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारत के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में शपथ ली थी। इस तरह से वे भारत के पहले सेनाध्यक्ष बने थे। इसी दिन की याद में 15 जनवरी का दिन मनाया जाता है सेना दिवस के रूप में। आज के विविधा कार्यक्रम में हम उन फौजियों को सलाम कर रहे हैं जो देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जहाँ हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो, जोश दिल में जगाते चलो। फिल्म लक्ष्य का ये गीत अभी आपने सुना, इसे लिखा था जाने माने शायर और गीतकार जावेद अख्तर ने। और आज यानी 17 जनवरी के दिन जावेद अख्तर अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। जावेद अख्तर का जन्म 17 जनवरी 1945 को ग्वालियर में हुआ था। जावेद अख्तर के पिता जानिसार अख्तर जाने माने शायर और गीतकार रहे हैं। आपको बता दें कि जावेद अख्तर अपने बचपन में तो भोपाल में रहे और उसके बाद वो आ गए मुंबई, जहां सलीम खान के साथ उनकी जोड़ी बनी और सलीम जावेद ने दी हिंदी सिनेमा की कुछ कालजयी फिल्में। सन 1975 दीवार। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। अच्छा कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि चलते ही जाए, तारों से आगे कोई दुनिया बसाए, ठीक है? तो तुम बताओ। बताओ। हाँ। सोचा है ये कि तुम रास्ता भुलाए, सोनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। हरे ना, ये ना करना,
या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। सन 1975 शोले। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सन 1978 डॉन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। सन 1978 त्रिशूल। हर तरफ हुस्न है, जवानी है, आज की रात क्या सुहानी है। रेशमी जिस्म, हाँ रेशमी जिस्म थरथराते हैं, मरमरी ख्वाब गुनगुनाते हैं। धड़कनों में सुरूर फैला है, रंग नजदीक और दूर फैला है। दावते इश्क दे रही है फजा, आज हो जा किसी हंसी पे फिदा। के मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। सन 1981 क्रांति। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो। प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जावेद अख्तर हिंदी सिनेमा के एक बेमिसाल लेखक और गीतकार रही हैं और इसके अलावा शायर भी। जावेद अख्तर को पद्मश्री, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी हासिल हुए हैं। इसके अलावा उनके पास हैं 5 राष्ट्रीय पुरस्कार। जावेद अख्तर की एक अनमोल रिकॉर्डिंग उनके जन्मदिन के मौके पर आपकी नजर। देखिए, मैंने तो कई बरस से स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी थी और बस ये गीत लिखने में ही मसरूफ था। लेकिन 1999 में जब ऑपरेशन विजय करगिल में चल रहा था तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और उस वक्त वहाँ जब मैं पहुँचा करगिल तो उस वक्त वहाँ बमबारी हो रही थी। उसके 1 साल बाद दोबारा मुझे एक इनविटेशन मिला करगिल जाने का और मैं गया। वहाँ जो पहला द्रास, जो दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है जहाँ इंसान रहता है, वहाँ एक शहीद स्मारक बनाया गया था और वहाँ पर जो कोर कमांडर थे अर्जुन रे और उनके अलावा कुछ ब्रिगेडियर्स जिन्होंने उस पर रीत रखी, वो फूल रखे और मैं एक सिविलियन था जिसको इज्जत दी गई कि मुझे उन्होंने एक रीत दी रखने के लिए उस फौजी फंक्शन में। उसके बाद वहाँ आर्मी को उस दिन 2 ही लोगों ने एड्रेस किया, एक तो कोर कमांडर अर्जुन रे ने और एक मैंने।
मैं समझता हूँ कि जो मुझे इज़्ज़त दी गई, इससे बड़ी इज़्ज़त मुझे शायद ज़िंदगी में मिल नहीं सके। मैं वहाँ रुक गया और मैंने काफ़ी वक्त अलग अलग रेजिमेंट्स के साथ गुजारा, जवानों से, ऑफिसर्स से बातें की, कुछ नोट्स लिए, कुछ मेरे पास एक रिकॉर्डर था, उनको कैसेट पे रिकॉर्ड भी किया उनकी बातों को। और जो कुछ मैं लेके वापस आया वो मुझे ऐसा लगा कि एक गीत में या एक कविता, एक नज़्म में नहीं आ सकेगा। जो कुछ मैं समझा, जो कुछ मैंने जाना, मुझे लगा कि इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखना ज़रूरी है। तो बहुत बरसों के बाद मैंने एक स्क्रिप्ट लिखना शुरू की, और सच तो ये है कि फ़ौरन नहीं लिखी, बल्कि सोचता रहा और ये ख्याल मेरा पीछा करता रहा। और तकरीबन 1.5 साल बाद, जबकि कई किरदार, कई चरित्र, कहानी के कई हिस्से मेरे जहन में बन गए थे, तो मैंने उसे कागज़ पे उतारा। जब मैं लिख रहा था तो उस वक्त मेरा बेटा फरहान आया और मुझसे पूछता कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मैंने उसे बताया। और वो कहानी कोई 10 या 15 मिनट में मैंने उसे सुनाई, और उसे इतनी पसंद आई कि उसने कहा कि मैं कुछ और बनाने वाला था, लेकिन वो मैं बाद में बनाऊंगा, और पहले मैं ये कहानी बनाना चाहूँगा। इस स्क्रिप्ट के पीछे काफ़ी रिसर्च और काफ़ी मेहनत है, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि फरहान ने उसे उतनी ही मेहनत और उतनी ही रिसर्च के साथ बनाया। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कैसी भी आप फिल्म बनाइए, जोखिम तो बहरहाल है। ज़्यादातर फिल्में तो वैसी बनाई जाती हैं जैसा कि प्रोड्यूसर समझते हैं कि लोगों को चाहिए, उसके बाद भी ज़्यादातर फिल्में तो फेल ही होती हैं। और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो बहुत से जो ट्रेड पंडित थे उन्होंने हंगामा कर दिया था लक्ष्य के बारे में कि ये तो फेल हो गई और ये तो चली नहीं सकती। लेकिन हुआ ये कि फिल्म चलती ही रही और चलती ही रही। धीरे धीरे करके कुछ लोगों का एतराज़ जो है वो बंद हुआ, लोगों की ज़बानें बंद हुई हैं। हिंदी फिल्म के ज़्यादातर गीत जो हैं वो सिर्फ एक सिचुएशन के लिए नहीं लिखे जाते, इसलिए कि फिल्मों में सिचुएशन होती है जिस पे गीत लिखते हैं, लेकिन सिचुएशन के साथ एक धुन भी होती है। धुन पहले बन जाती है और फिर गीत लिखा जाता है। तो ये गीत भी धुन पे लिखा गया है। शंकर एहसान लॉय की ये ट्यून जो है मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, और इतनी अच्छी लगी थी कि मुझे इस पे लिखने में कोई बहुत समस्या हुई नहीं। हालांकि बड़ी तिरछी ट्यून है ये। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। इसके बाद जो आगे की लाइनें हैं उनका मीटर बड़ा तिरछा है और उस पर लिखना मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि धुन मुझे बहुत एक्साइट कर रही थी इसलिए मुझे लिखने में इतनी दुश्वारी नहीं हुई। देखिए, मेरी पहली फिल्म थी सिलसिला और दूसरी फिल्म थी साथ साथ। अजीब बात है, लोग बहुत कोशिश करते हैं, अपने शहरों से टिकट कटा के बम्बई आते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऑफिस घूमते हैं। मेरे साथ कुछ उल्टा हो गया। हुआ ये कि मैं गीतकार नहीं बनना चाहता था, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती बनाया गया। मैं तो स्क्रिप्ट लिखता था, हाँ मैंने कुछ शायरी शुरू कर दी थी जो छपी तो नहीं थी कहीं, लेकिन लिखा करता था। और जो चंद लोग जिन्हें मालूम था कि मैं शायरी करता हूँ उनमें से एक साहब यश चोपड़ा साहब भी थे। एक दिन यश चोपड़ा साहब मेरे घर आए और कहने लगे कि भाई मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसका नाम है सिलसिला, और उसमें मैं गीत तुमसे लिखवाना चाहता हूँ। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा देखिए यश जी, मैं फिल्म स्क्रिप्ट लिखता हूँ और बहुत खुश हूँ स्क्रिप्ट लिखने में, मुझे गाने वाने कहाँ लिखवा रहे हैं आप, और शायरी मैं अपने लिए करता हूँ, उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मगर वो जब किसी का पीछा पकड़ लें तो वो उससे वो करवा ही लेते हैं जो वो चाहते हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने मुझे मनवा ही लिया। अच्छा, एक बात जो मैंने उनसे नहीं कही थी, कहीं दिल में मुझे डर भी था कि मैं ट्यून पे लिख सकूँगा कि नहीं, तो बड़ी आड़ी टेढ़ी धुनें होती हैं। तो उन्होंने कहा आप कल मेरे घर आइए, और आप शिव हरी को मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर लिया है, वो भी नए हैं, वो भी पहली बार म्यूज़िक दे रहे हैं। हालांकि शिव जी और हरी जी को वो लोग जानते हैं जो संगीत के बारे में जानते हैं। शिव कुमार शर्मा हिंदुस्तान के सबसे बड़े संतूर प्लेयर हैं, और हरी प्रसाद चौरसिया इस मुल्क के बेहतरीन बांसुरी नवाज। तो खैर साहब, मैं गया यश चोपड़ा साहब के घर, और वहाँ ये दोनों बैठे थे और हारमोनियम रखा था और कुछ म्यूजिशियन बैठे थे। तो वैसे ही देख के मैं थोड़ा सहम गया। तो उन्होंने मुझे ट्यून सुनाई, तो मैंने कहा चलिए अब ओखली में सर तो डाल ही दिया है, देखते हैं क्या होता है। तो हुआ ये कि मैं 10:30-11 बजे गया था और 2:30-3 बजे तक वो गाना वहीं मैंने लिख दिया उस ट्यून पे। और वो पहला गाना जो मैंने अपनी ज़िंदगी में लिखा था वो था देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो गर्मियाँ तो फासले हुए।
ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। खुशबू तेरी ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। लेकिन साहब इन 3 गानों के बाद वो मुंह से खून लग गया। तो हुआ ये कि रमन कुमार जो उस ज़माने में चौथे असिस्टेंट थे शायद यश चोपड़ा साहब के, तो वो मेरे पास आए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ और आपको वैसे पैसे तो नहीं दे सकता जो कि यश चोपड़ा साहब ने दिए हैं, लेकिन अगर आप मेरे लिए गाने लिख दें। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत गलत बात होगी कि बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर को तो मैंने हाँ कह दिया और ये बेचारा नया आदमी आया है, मैं इसे ना बोलूँ। तो मैंने उनके भी गाने लिख दिए। तो इस तरह से मेरे गीतकार होने का आगाज़ हुआ। मेरे फादर जानिसार अख्तर जो बहुत बड़े शायर थे और गीतकार भी थे, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी जो मुझे हमेशा याद रही और रहेगी। उन्होंने कहा था कि देखो, मुश्किल ज़बान में लिखना बहुत आसान है और आसान ज़बान में लिखना बहुत मुश्किल। सही बात है, ये सच बात है कि आसान ज़बान में लिखना मुश्किल, लेकिन आसान ज़बान में ही लिखना चाहिए। इसलिए कि हम लिखते ही क्यों हैं? हम लिखते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, किसी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, चाहे वो हम भाषण दे रहे हों या गीत लिखें या गज़ल लिखें या कविता लिखें या बात कर रहे हों। हम करते इसलिए या ख़त लिख रहे हों कि हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएं। जो हमें कहना है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो दूसरा सुने और समझे या पढ़े और समझे। तो भाषा तो ऐसी होनी चाहिए। ज़बानें दुनिया में बनी ही इसलिए हैं कि हम एक दूसरे को अपना ख्याल और अपनी भावना बता सकें। तो ज़बान अगर इतनी मुश्किल हो कि बात ही ना पहुंचे तो फिर फ़ायदा क्या उसका। लेकिन ये मुश्किल इसलिए है कि आप सादा ज़बान तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके जहन में, आपकी सोच में ख्याल बिल्कुल क्लियर हो। मैं आपको इसकी मिसाल यूँ दूँगा कि अगर आप एक कमरे में जहाँ अंधेरा है दाखिल हो, आपको मालूम नहीं है कि स्विच बोर्ड कहाँ है, कहाँ वो बटन है जिसे दबाएंगे तो कमरे में लाइट होगी, तो आप पूरी दीवार को टटोलेंगी और ढूंढेंगी कि स्विच बोर्ड कहाँ है, फिर मिलेगा तो बटन दबा देंगी, लेकिन हाथ दीवार पे 10 जगह लगेगा। जी सही बात। लेकिन अगर मालूम है कि स्विच बोर्ड कहाँ है तो सिर्फ एक उंगली से स्विच बोर्ड को दबा देंगी, उस स्विच को दबा देंगी और लाइट हो जाएगी। उसी तरह से अगर हमें ठीक से मालूम हो कि हमें बात क्या कहनी है तो हम एग्जैक्टली उसी जगह जाएंगे और एक बटन दबाएंगे और माने की रोशनी लोगों तक पहुंच जाएगी। ख्याल में हमें क्लियर होना चाहिए। लोग बड़े बड़े शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अजीब अजीब मेटाफर, सिमली, अजीब अजीब तशबीहें, अजीब अजीब बातें, इसलिए कि उन्हें खुद नहीं मालूम कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अगर वो जो कहना चाह रहे हैं उसमें क्लियर होंगे तो उनकी ज़बान सादा होगी। लेकिन सिर्फ सादा ज़बान होना और सिंपल ज़बान होना भी काफ़ी नहीं। सही बात है। मालूम हुआ कि ज़बान तो सिंपल है लेकिन उसके अंदर कोई ख्याल ही नहीं है जी तो वो भी बेकार बात है। सोच भी होनी चाहिए और उसे सरल तरह से कहने का हुनर भी होना चाहिए। मेरा एक शेर है, अगर पलक पे है मोती तो ये नहीं काफ़ी, अगर पलक पे है मोती तो ये नहीं काफ़ी, हुनर भी चाहिए अल्फाज में पिरोने का। क्या बात है। तो वो दोनों ही बातें ज़रूरी हैं, ख्याल भी होना चाहिए और उससे बहुत सादा तरीके से आप कह सकें। इसके लिए सादगी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए आपका भाषा पे, ज़बान पे टोटल कंट्रोल बहुत ज़रूरी। आपके पास जब इतने शब्द होंगे कि आपको कोई बात कहने में मुश्किल नहीं पड़ेगी तब आप आसानी से कह पाएंगे। विविधा का ये अंक सजा है बहुत सारी हस्तियों के काम से, उनकी यादों से और उनकी रिकॉर्डिंग से।
आज 17 जनवरी है। कल का दिन है 18 जनवरी, जो कुंदनलाल सहगल की याद का दिन होता है। कुंदनलाल सहगल ने 18 जनवरी 1947 को 42 साल की उम्र में इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया था। हिंदी सिनेमा के पहले स्टार सिंगर थे वो, यानी गायक अभिनेता। उनकी आवाज में फिल्म शाहजहां के इस गाने के जरिए हम नमन कर रहे हैं। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था। एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया। हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया। ये था विविधा का इस हफ्ते का अंक। अब हम चलते हैं अगले हफ्ते के लिए। कुछ अनमोल रिकॉर्डिंग्स खोजें और फिर उन्हें संपादित कर कर आप तक पहुंचाएं। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई और मैं आपका निवेदक यूनुस खान। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।